हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग टर्म्स है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के जरूर आता है। या तो आपको डेफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा अकाउंटिंग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असेट्स के बारे में। असेट्स का मतलब क्या होता है सर? असेट्स का मतलब होता है वो रिसोर्स जो कि बिजनेस ओन करके रखता है। अब ये ओनरशिप कैसे आती है? उसके पास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से, यानी कि उसने सच में कोई परचेजिंग की होगी, एक्वायर किया होगा। ठीक है, ओन बाय अ बिजनेस फ्रॉम विच। अब क्यों ओन किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये की टर्म रहेगा। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये की वर्ड रहेगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में ये लाइन दिख जाए, ये पॉइंट दिख जाए, तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये असेट्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, एन असेट्स इज अ रिसोर्स ओन बाय अ बिजनेस फॉर विच इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। हम ऐसे रिसोर्स या ऐसी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो एक तरीके से ओन करके रखे हुए हैं जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अभी तो मिल रहा होगा तो वो तो बात की बात है सर, फ्यूचर में भी हमें मिलेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि फ्यूचर में भी हमें मिलेगा। फ्यूचर के लिए उतना कोई श्योर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे टर्म एक्सपेक्टेड यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, बिल्डिंग हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगी, कैश हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगे? असेट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर मान लो एक बिजनेस ने एक मशीनरी ओन करके रखा हुआ है, उससे वो क्या मैन्युफैक्चर करता है? गुड्स। अब ये गुड्स बेच करके क्या जनरेट होगा बेटा? रेवेन्यू जनरेट होगा। यानी आप बोल सकते हो इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, इसीलिए मैं इस मशीनरी को क्या बोलूंगा? इस मशीनरी को बोलूंगा अपना असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। हमने पास्ट में कोई ऐसा इवेंट किया हुआ है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है जिसकी वजह से आज के डेट पे मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब है सर, आपको या तो पैसे देने होंगे, या तो कुछ काम करना होगा। या तो आपको उसको पैसे देने होंगे, या तो कुछ काम करना होगा। काम करने का मतलब हो सकता है आपको उसको फ्यूचर में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना हो, या तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है, या तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कस्टमर से कि आप फ्यूचर में उसको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करोगे, या आपने कोई ऐसा एक्टिविटी कर दिया है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर दिया है, कोई ऐसा इवेंट कर दिया है जिसमें कि आपको लग रहा है कि आपको पैसे देने हैं आज के आज। ठीक है, आज के डेट में आपकी ऑब्लिगेशन है कि उसको आपको रिटर्न करने हैं पैसे। फॉर एग्जांपल बैंक लोन हो गया। क्रेडिटर यानी कि आपने जिससे सामान खरीद के लाए हो, आप इन्वेंट्री, क्लियर है, आपने क्रेडिट पे परचेजिंग की है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्रेडिटर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर्स इंटरेस्ट। जो भी बिजनेस में हमारा ओनर पैसा लगाता है, जो भी हमारा ओनर बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। तो कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। जो ये ओनर का इंटरेस्ट है ना हमारे बिजनेस में, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। भाई हमारा जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में ओनर ने, उसी को बोल देंगे कैपिटल। जो कैपिटल लगाया हुआ है, सपोज कर लो 1 लाख रुपीज अगर हमने बिजनेस में लगाया है, तो मेरा मतलब क्या है कि भाई ये 1 लाख रुपीज मुझे मिल जाए, उस पे लगाया हुआ मुझे प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। वही जो इंटरेस्ट है मेरा, ये जो मैंने 1 लाख रुपीज लगाया हुआ है बिजनेस में, उसी को हम बोल देंगे कैपिटल। डन। अब आगे क्या बोलता है? बहुत बढ़िया लाइन बोला हुआ है, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इट इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट। रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब बचा कुचा इंटरेस्ट इन द असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटीज। अब आपको याद होगा, आप अपना बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ आपको। सपोज कर लो ये मेरा बैलेंस शीट है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने असेट्स है यहाँ पे, और इस असेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने खुद का अपना पैसा लगाया हुआ है, और दूसरों से भी लेके आए हैं पैसा। ठीक है, दूसरों से भी पैसा आप लेके आए हो। फॉर सपोज कर लो, असेट्स को मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, सपोज कर लो ये मेरे पास 5 लाख रुपीज का असेट्स है। ठीक है, ये 5 लाख रुपीज का मेरे पास असेट्स है, या बोल सकते हो 5 लाख रुपीज मेरे पास कैश है, जिसमें से 4 लाख मैंने क्या किया है? कैपिटल लाया है, और 1 लाख रुपीज सपोज कर लो मैं बैंक से लोन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब, अब आप ये बोल सकते हो कि जो भी मेरा असेट्स है, जो भी मेरा कैश है,
इसमें से अगर मुझे सबसे पहले पेमेंट करना होगा तो मुझे ये लोन का पेमेंट करना होगा। अगर मान लो मैं बिजनेस आज के डेट में बंद कर रहा हूँ, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 5 लाख रुपीज का, सबसे पहले मुझे बैंक लोन देना होगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है, हाँ जी हाँ सर, बचता है, तो वो किसका हो जाएगा? ओनर का। तो इसीलिए बोला जाता है रेसिडुअल इंटरेस्ट जो होता है बिजनेस में, हम उसको बोलते हैं कैपिटल। यहां से आप एक फॉर्मूला याद रख लेना कि सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला आप याद रखना। और जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है सर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स। ये हर बार एग्जाम में आपसे किसी न किसी तरीके से पूछा जाएगा फॉर्मूला, इधर उधर करके। बस आपको याद रखना है, जो बेसिक है वो यही रहेगा। बैलेंस शीट अगर आपको दिमाग में बना हुआ है तो उससे आप ये चीज याद रख सकते हो कि हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं और लायबिलिटी इटसेल्फ दिखाते हैं, और दूसरे साइड हमारा क्या होता है? असेट्स होता है, टोटल असेट्स। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। रेवेन्यू यानी कि इनकम अर्न फ्रॉम द ऑर्डनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जब हम बिजनेस करेंगे तो उसमें जो भी हमें इनकम जनरेट होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी पैसा मुझे मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल मैं शूज बेचता हूँ, और ये जब भी शूज बेचता हूँ तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इसी शूज बेचने के जो रुपए मुझे मिल रहे हैं, फॉर सपोज कर लो ये 500 का शूज है, ठीक है। अब ये जो 500 मुझे मिल रहा है बेटा, इसी को मैं बोल दूंगा रेवेन्यू। ठीक है, इसी को मैं बोल दूंगा रेवेन्यू। आप बोल सकते हो कि सर आप जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, जो भी गुड्स और सर्विसेज अपने कस्टमर को आप सेल कर रहे हो, उससे मिलने वाला जो भी पैसा है वही मेरा क्या हो जाएगा? वही गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू मुझे रिसीव हो रही है, उसी को हम बोल देंगे रेवेन्यू। डन। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मेरा हो जाएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया सर? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। ठीक है, ये रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर्ड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो अगर मेरा शॉप है, मैं शूज बेच रहा हूं, तो मैं कहीं से न कहीं से शूज लेके आऊंगा। ठीक है, सपोज कर लो मैंने ये 200 में शूज खरीदा है, मैं कस्टमर को 500 में सेल कर रहा हूं, मैंने पहले इसको 200 में खरीदा है। क्लियर? एक सेकेंड, ये तो ये जो 200 रुपीज मेरा लगा अमाउंट, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। इस शॉप का जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। मैंने कोई स्टाफ रखा हुआ है तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है या दुनिया भर के जितने भी एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट होंगे, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इस 500 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेरे को जो भी खर्चा करना पड़ रहा है, वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट बहुत ही सिंपल सा है सर, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट उसी केस में होगा जब रेवेन्यू मेरा एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। ठीक है, अगर मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उस सिचुएशन में बेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या सीखा सर? अगर रेवेन्यू ज्यादा है मेरे एक्सपेंसेस से तो उस केस में मुझे प्रॉफिट होगा। वाइसे वर्सा अगर मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यू से तो उस केस में हमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस का मतलब क्या हो गया सर? मेरा एक्सपेंसेस मेरे रेवेन्यू से ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा है। सपोज कर लीजिए मेरा जो रेवेन्यू है वो 500 रुपीज का है, और उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किया, ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस, वो 400 का है। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा वो मुझे हो जाएगा 100 रुपीज का हो जाएगा। वैसे वर्षा अगर मान लेते हैं रेवेन्यू मेरा 500 का है, बट जो एक्सपेंसेस मुझे लगे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो सपोज कर लीजिए 550 रुपीज का हुआ, तो उस सिचुएशन में मेरे को माइनस में यानी कि लॉस हो जाएगा 50 रुपीज का। क्लियर है? आई गेस इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स ही बहुत सिंपल सा टर्म होता है। ड्राइंग का मतलब होता है जो ओनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, जो ओनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से। इट कैन बी कैश, इट कैन बी स्टॉक, या कोई भी असेट्स हो सकता है, कोई असेट्स भी हो सकता है यहाँ पे। तो ड्राइंग मतलब, drawings refers to the amount withdrawn by the owner for personal use. It can be stock, it can be any assets. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो कैश भी निकाला जा सकता है, स्टॉक भी निकाला जा सकता है, असेट्स भी निकाले जा सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। हमें ड्राइंग के लिए सब क्या समझना है? ओनर ने विड्रॉ किया है,
पर्सनल यूज के लिए किया है। अगर बिजनेस यूज के लिए करेगा तो बेटा वो ड्राइंग्स नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे सीधी सी बात बोला जा रहा है, सपोज कर लीजिए मेरा मशीनरी है, उसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज है, और हमारा जो लाइफ है उस मशीनरी का वो 5 ईयर्स तक है। ठीक है। तो अगर मैं इस 10 लाख रुपीज को इस 5 साल में बांट दूं तो मैं बोलूंगा सर 2 लाख पर ईयर। सर हमने बांटा क्यों? देखो जब भी मैं कोई एक्सपेंस करता हूँ, फॉर सपोज कर लीजिए मैंने एक एम्प्लॉय रखा, ठीक है, उसकी सैलरी सपोज कर लीजिए 10,000 पर मंथ है। अगर मैं उसको 10,000 रुपए यहाँ पे पेमेंट करूंगा तो वो मेरे लिए कितने महीने काम करेगा? सर आंसर इज 1 मंथ। ठीक है। अगर मैं उसको 10,000 रुपीज देता हूँ तो वो मेरे लिए कितने दिन काम करने वाला है? बस 1 महीने के लिए। अगर मुझे उसे पूरे 12 महीने यानी कि पूरे 1 साल के लिए काम कराना है तो मुझे इंटू 12 यानी कि 1,20,000 उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ये 1,20,000 कितने दिन के लिए पेमेंट किया है? सर 1 साल के लिए। उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा अपने फिक्स असेट्स के लिए, टेंजिबल असेट्स के लिए, सपोज कर लीजिए मेरा जो मशीनरी है वो 10 लाख रुपीज है, मैंने जो एग्जांपल लिया, और ये 10 लाख रुपीज मैंने 1 साल के लिए पेमेंट नहीं किया है, 5 साल के लिए पेमेंट किया है। डन। तो हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो पर ईयर का ही बनाते हैं, तो पर ईयर का जो एक्सपेंस होगा हम उसको दिखाते हैं। तो किस नाम से दिखाते हैं? वो दिखाते हैं हम डेप्रिसिएशन के नाम से। डन। डेप्रिसिएशन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो मैंने ये बता दिया। और भी कई तरीके से डेप्रिसिएशन को समझा जाता है, मैं वो सारा तरीका आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट हो जाए। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? सब जितना भी मेरा लाइफ है असेट्स का, हम पूरे लाइफ में इसको यूज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है कम होती जाएगी। सीधी सी बात है, जब भी आप कोई नया असेट्स लेके आते हो तो वो हमेशा न्यू नहीं रहता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तभी ना हम बोलते हैं कि हम यार सेकेंड हैंड मशीनरी लेकर आए हैं। या जब भी आप उसको यूज करने के बाद सेल करोगे तो वो उतना प्राइस नहीं मिलता है, उसकी कम वैल्यू मिलती है। तो वो जो वैल्यू में गिरावट आई है बेसिकली क्यों आई है? बिकॉज ऑफ द यूज। और वो यूज के लिए जब हम वैल्यू में कम करेंगे तो वो किस नाम से करेंगे? डेप्रिसिएशन के नाम से। क्लियर है। बहुत ही सिंपल मैंने लैंग्वेज में बताया। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन भी बहुत बार घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैंने हर तरीका किया पॉसिबल, मतलब जो भी पॉसिबल तरीका है मैंने उस तरीके से आपको बताना चाहा। फिर आते हैं, बात कर लेते हैं जर्नल। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, ये है क्या? जर्नल यानी कि वो बुक जहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो स्पेस जहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। किस टाइप पे? सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किसमें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये की टर्म हो जाएगा। ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जिसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या किए जाते हैं बेटा? रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर हो जाता है, फिर डेबिट साइड होती है आपकी, क्रेडिट साइड होती है। ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है जर्नल का। जर्नल आप बेसिक से पढ़ने लग जाते हो अकाउंट्स के, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं बेटा आपके सारे के सारे जर्नल में ही पोस्ट किए जाते हैं, सॉरी एंटर किए जाते हैं। फिर जब बात करेंगे पोस्टिंग की, जर्नल में एंट्री करने का, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हम कहाँ पे करते हैं? लेजर में करते हैं। और लेजर में क्या होता है? कई सारे अकाउंट्स होते हैं। तो लेजर में बोल सकता हूँ द लेजर इज अ बुक containing all the accounts. Each account shows the increase and decrease of separate item. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो लेजर है उसमें सारे अकाउंट आपके रहेंगे। कैश अकाउंट रहेगा, ठीक है, मशीनरी अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट भी रहेगा, दुनिया भर के जितने भी अकाउंट है वो सब इसमें यहाँ पे आपके किस में आएंगे? लेजर बुक में। डन। ये आपके लेजर बुक में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है मेरा अकाउंट। तो जो एक इंडिविजुअल एरिया रहेगा जहाँ पे हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो इंडिविजुअल एरिया या बोल सकते हो स्पेस, वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा अकाउंट। तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर आइटम। एक पर्टिकुलर आइटम में जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? उस पर्टिकुलर आइटम में। अब बेटा याद रखना, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो क्यों होता है? ट्रांजेक्शन्स की वजह से। तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड अगर आपको खोजना है तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में आप जाके देख सकते हो। फॉर सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कैश अकाउंट।
तो कैश अकाउंट अगर मैंने बोला तो इसका मतलब कैश अकाउंट में मैं अगर देखूंगा तो कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सब मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप बात कर लो मशीनरी अकाउंट का, तो मशीनरी अकाउंट में जब अगर ओपन करूंगा तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है मशीनरी से रिलेटेड वो सब मुझे वहां पे दिख जाएंगे। उसमें जो भी इंक्रीज है वो भी दिखेगा, जिस रीजन की वजह से डिक्रीज है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, आपका लॉस हो सकता है किसी रीजन की वजह से, हो सकता है सेल किया, तो वो इंक्रीज डिक्रीज का सारा ट्रीटमेंट आपको अकाउंट में वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अकाउंट में बेटा दो साइड होता है आपका, एक होता है डेबिट, दूसरा साइड होता है क्रेडिट। तो जो लेफ्ट वाला साइड है हम उसको क्या बोल देते हैं, डेबिट बोल देते हैं। ठीक है, अब डेबिट का मतलब क्या हुआ, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स द इंक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंसेस, डेबिट इन सॉरी डिक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। ये बेसिकली आपका जो रूल है गोल्डन रूल उसकी ही बात कर रहा है। तो डेबिट में सब कब कब एंट्री करते हैं, जब आपका असेट्स इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, ठीक है, या लायबिलिटी में डिक्रीज होता है, कैपिटल में, रेवेन्यू में, इन सब केसेस में हम डेबिट में एंट्री करते हैं। और उसी तरीके से वाइस वर्सा आप लेके चल लो क्रेडिट को। तो क्रेडिट क्या होता है, राइट साइड में होता है, किसी भी अकाउंट का जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट बोला जाता है उसको। और जब भी हम बात करते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, या बात करेंगे डिक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस, तो वो उन केसेस में हम अपना क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था अकाउंटिंग का डेफिनेशन, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद होता है समरी। तो जब हम समरी बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। हमने देखा था रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, जर्नल में करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने देखा था क्लासिफिकेशन तो हम लेजर में करते हैं। फिर जब हम बात करेंगे समरी बनाने की तो बेटा कहाँ पे आ जाएगा, वो आपका ट्रायल बैलेंस में। समरी का मतलब होता है इन शॉर्ट दिखाना। आपको मालूम है कि जब जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है तो कई कई सारे जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे पेजेस में आपके, सपोज कर लो आपका 200 पेज का ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद क्लासिफाई करोगे तो अलग अलग लेजर अकाउंट, मतलब लेजर में जितने भी अलग अलग अकाउंट है वो सब आपको दिखाना होगा। सपोज कर लो ये भी आपका 300 इंफॉर्मेशन, मतलब 300 पेजेस में पूरा चला गया, तो ये 200 ये 300 काफी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो बल्कि रिकॉर्ड आपके पास बन जाएगा। जब हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की, जो कि हम समरी बोलते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है बेटा, आपका एक शीट ऑफ पेपर में सारे के सारे आइटम यहाँ पे आप दिखा सकते हो। डेबिट वाले बैलेंसेस डेबिट साइड में, क्रेडिट वाले बैलेंसेस ये आपके राइट साइड में। ठीक है, ऑल्दो कोई अकाउंट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस एक तरीके का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा हमेशा। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक तरीके का स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। क्लियर कि डेबिट और क्रेडिट साइड होगा, इसके जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं वो लेफ्ट साइड में दिखाते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस जो होते हैं वो आपका राइट साइड में दिखता है। और इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो अलग अलग भी होता है अपने अपने यूजर्स के हिसाब से। वहां पे जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या होता है, हम एक तरीके का समरी बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है ट्रायल बैलेंस में, जब आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच कर जाता है तो इसका मतलब अभी तक जो आपने अकाउंटिंग की है वो सही की है। अर्थमेटिकली जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी जब हम चेक करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, इसके इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे एरर हो सकता है, जो टू साइडेड एरर होते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वन साइडेड एरर यहाँ पे नहीं होगा, या हो भी सकता है, डिटेल में आपको जानना पड़ेगा उसके लिए। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि अगर ये दोनों मैच कर जाए तो आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है अब तक का वो फ्री फ्रॉम एरर माना जाता है। और ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, इसे जो ट्रायल बैलेंस है वो स्टेटमेंट है ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस, जितने भी आपके लेजर बैलेंस है, जितने भी आपके अकाउंट के बैलेंस है वो सब हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि जो वैल्यूज है, जो हमने अमाउंट फिल किया है, जो अमाउंट डाला हुआ है वो सही है या नहीं। अब तक वो कैसे पता चलेगा, आपका डेबिट साइड का टोटल आपकी क्रेडिट साइड का अगर टोटल से इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल अगर मैच करता है तो हम इसको बोलेंगे कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, आइए उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अगर मान लो कोई गड़बड़ी हुई,
या फिर कुछ ऐसा आइटम जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया या बाद में हमें पता चला, रिकॉर्ड करते वक्त नहीं पता चला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू रिकॉर्ड द एक्रूवल्स, प्रीपेड और डेप्रिसिएशंस। ये सारी चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, अपना एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। और अगर कोई एरर हो गया तो उसके लिए भी एडजस्टिंग एंट्री पास की जाती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब वो एक्सेप्शनल केस है कि अगर गलत हुआ तो ही करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस या अगर कोई एक्रूवल इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। डन। अब आ जाइए, एक्रूड इनकम क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, मुझे ये समझाना है आपको। अभी तक मैंने हम या इसको मैं बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, और दूसरा क्या फॉलो करते हैं, मैंने क्या बोला, एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। दूसरा हमने बोला मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। डन। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है या एक्रूवल क्या बोलता है, पहले मैं एक्रूवल बता देता हूँ। एक्रूवल ये बोलता है कि मुझे जो भी अकाउंटिंग करनी है वो पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। अगर वो इस पीरियड से रिलेटेड है, जिस भी पीरियड का अकाउंटिंग कर रहे हैं, सपोज कर लो मैं 24 से लेके 25 तक की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो अगर वो 24 से लेके 25 यानी इस ईयर में लाई करेगा, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा। मैं उसको यहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसिडर करूंगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर करूंगा। अगर वो इस पीरियड का नहीं है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बात करता है एक्रूवल, मतलब रिकॉर्डिंग करूंगा बट उसको अपने यहाँ से, मतलब अपने बुक से उसका इम्पैक्ट हटा दूंगा। ठीक है, ये बोला जाता है, उसका इम्पैक्ट मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। एक्रूवल बोलता है मुझे सिर्फ यहाँ के इसी पीरियड के जो भी आइटम रहेंगे, ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे करनी है। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल इस ईयर में मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है 5 लाख रुपीस का, या बोल दो 500 लाख रुपीस। ठीक है, 500 लाख रुपीस है, तो ये 500 लाख को अर्न करने के लिए, ये 5 CR या फिर आप बोल सकते हो 5 करोड़, तो ये 5 करोड़ की अर्निंग को अर्न करने के लिए हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सब यहाँ से मैच करा के लिखने हैं। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे जो खर्चा किया है वो 2.3 CR का खर्चा किया है, 2.3 CR का खर्चा किया है, तो इसके बीच का जो प्रॉफिट है वो ऑफकोर्स 2.7 हो जाएगा। क्लियर, ये 2.7 CR का प्रॉफिट हो गया मेरा। तो मुझे बस आपको ये बताना है कि ये जो रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है 5 करोड़ रुपीस का, इस 5 करोड़ को जनरेट करने के लिए मेरा जो भी एक्सपेंस होगा, जो जो भी एक्सपेंस होगा हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए भाई जब भी हमने ये 5 करोड़ की सेलिंग की, तो जो मेरे इंप्लॉइज थे तो उनका जो भी मेरा सैलरी रहा होगा वो 12 महीने के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर 12 महीने से एक्स्ट्रा है कुछ, मान लेते हैं किसी इंप्लॉय ने हमसे एडवांस में सैलरी ले ली है, या अगर किसी इंप्लॉय का पिछला बकाया था तो हमने उसको इस बार पेमेंट कर दिया, तो वो ऐसे एक्सपेंसेस को हम यहाँ से हटा देंगे। एक्रूवल भी यही बोलता है, भाई 12 मंथ का अगर सैलरी है तो सिर्फ 12 मंथ का ही सैलरी दिखना चाहिए। अगर फ्यूचर के लिए अगर हमने पेमेंट किया या पास्ट का पेमेंट इस साल कर दिया तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इसी पास्ट और फ्यूचर के जो आइटम होते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्रूड, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग, ये सब चीजें होती है, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो हमें अर्न तो हो गया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। अर्न तो हो गया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है, हम इसकी रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में करते हैं। हम इसकी रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने बुक्स में करते हैं। इसको क्या दिखाते हैं बेटा, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये भी बोला जाता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ये भी चीज हम इसको बोलते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, जो भी मुझे सर्विस देना था तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर दी, यानी कि इनकम मेरा ड्यू हो गया, मुझे इनकम यहाँ पे मिल जाना चाहिए, बट अभी हो सकता है किन्हीं रीजन की वजह से मुझे सामने से पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है मेरे क्लाइंट से। डन। उसके बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैंने बात किया था कि मैंने अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, उसने बोला सर मुझे एडवांस दे दीजिए, मेरे घर में प्रॉब्लम है, या फिर जो भी रीजन है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस बट रिलेटिंग टू अ फ्यूचर पीरियड,
मैंने इस 12 महीने का तो उसको पेमेंट किया ही किया, प्लस 2 महीने का और पेमेंट कर दिया उसको। तो मैंने इस बार जो टोटल पेमेंट किया वो 14 मंथ का कर दिया है। बट जो मेरा ईयर है वो तो 12 महीने का ही है, या बोल सकते हो, बट उसने जो एम्प्लॉय है उसने तो सिर्फ मेरे लिए 12 महीने ही काम किए। तो जो एक्स्ट्रा 2 मंथ है बेटा, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। पेड नाउ फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। हमने आज पेमेंट कर दिया है बट फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया है, ठीक है। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वाइसे वर्सा। सपोज कर लो मेरा एम्प्लॉय मेरे यहाँ 12 महीने काम किया, बट हमने सिर्फ उसको 10 मंथ का ही पेमेंट किया है। जो 2 मंथ का अभी तक हमने नहीं दिया वो आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट पेड। भाई एम्प्लॉय ने अगर मेरे यहाँ 12 महीने काम कर दिए तो मेरी लायबिलिटी, मेरी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि मुझे इसको पेमेंट करना पड़ेगा 12 महीने के लिए। बट अभी तक हमने सिर्फ 10 महीने का पेमेंट किया, 2 महीने का नहीं किया, तो ये 2 महीने का क्या हो जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग इनकम, एकदम सेम वैसा ही रहेगा। सर इनकम अर्न तो हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हो गई, ठीक है। 17 और 20 का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो सेम है, दोनों का जो बात है वो भी सेम है। इनकम हमें अर्न हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर है। अब मेरे को आप बताओगे, यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मुझे आप ये बताओगे 17 से लेके जो 20 तक के आइटम है, ये इसमें से कौन सा असेट्स है, कौन सा लायबिलिटीज है, इसको आप मेरे को कमेंट करके बताओ। आगे कुछ और आइटम्स की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है मेरा कैश। कैश बहुत ही सिंपल सा है, जो भी मेरे पास में करेंसी है, कॉइन्स है, बैंक बैलेंस है, वो सब मिला करके हम क्या बोलेंगे, उसको कैश बोलेंगे। मैंने क्या बोला सर, करेंसी, कॉइन्स और जो भी बैंक बैलेंस है उन सबको अगर मैच कर दो, इक्वल कर दो, तो वो सब मेरे कैश का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैश का मतलब सिर्फ करेंसी नहीं है, यहाँ पे कॉइन भी इंक्लूड होगा, बैंक बैलेंस है जितने भी हैं आपके अकाउंट के वो भी सब हमारे कैश में ही इंक्लूड किए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है बेटा कैश अकाउंट, या बोल सकते हो कैश बुक। कैश बुक मेरा दूसरा होता है, कैश अकाउंट मेरा सेपरेट होता है। अभी हम बात करने वाले हैं कैश बुक की। तो कैश बुक बेसिकली है क्या, आपका एक स्पेशल जनरल है जो कि यूज होता है सारे के सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे आपके 2 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम भी होते हैं, ठीक है। एक कैश का होता है, एक बैंक का होता है, और अगर एक मान लेते हैं डिस्काउंट का भी, अगर हमने यहाँ पे चाहे रखना चाहा तो रख सकते हैं। बट मेनली मेरा कैश और बैंक का ये 2 कॉलम इसमें जरूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेशल जनरल का यहाँ पे मतलब क्या है, देखो बड़े बड़े बिजनेसेस में वैसे तो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है बेटा वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेसेस में हम बात करेंगे वहां पे कई सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो हम उसमें कई सारी जो जर्नल है उसका कई सारा पार्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, उसी तरीके से इन दोनों का रिटर्न भी हो जाएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। एक जनरल प्रॉपर हो गया जिसमें बचे हुए सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे बिल्स पेबल के लिए अलग होता है, बिल्स रिसीवेबल के लिए अलग होता है। तो इस तरीके से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ये जर्नल आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, ठीक है। तो जर्नल जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्पेशल जर्नल। तो कैश बुक भी मेरा एक तरीके का स्पेशल जर्नल है। जैसे जर्नल में ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड होते हैं इसलिए उनको ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री बोला जाता है, उसी तरीके से ये जितने भी आपके हमने यहाँ पे बुक पढ़े हैं ये इसमें भी सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो ये सारे के सारे आपके ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं परचेज की बात करते हैं। परचेज का मतलब जो भी हम परचेजिंग करते हैं अपने बिजनेस में वो हो जाएगा मेरा परचेज। तो परचेज रिफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स और असेट्स फॉर द बिजनेस। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे परचेज की तो दोनों की बात की जा रही है, गुड्स और असेट्स दोनों की। लेकिन जब हम बात करते हैं परचेज अकाउंट की तो वहां पे याद रखिएगा बच्चा, सिर्फ आपका गुड्स के बारे में ही बोला जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ परचेज अकाउंट की तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की जा रही है, असेट्स उसमें इंक्लूड नहीं है। क्योंकि जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो उस सारे असेट्स का हम सेपरेट सेपरेट नाम दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स है। सेल्स का मतलब यहाँ पे जितना भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, किसको, कस्टमर को,
यहाँ पे असेट सेल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि असेट सेल करना हमारा मेन बिजनेस नहीं है। हमारा मेन बिजनेस क्या है, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को, किस फॉर्मेट में, सेल करके। क्लियर है? तो यही होता है मेरा सेल। जो भी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो सब कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल में, और उसको हम सेल बोलेंगे। फिर दूसरा आइटम होता है बेटा क्रेडिट परचेज, और उसके बाद आप देखोगे क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, जब हम बात करते हैं पेमेंट की, पेमेंट हम लोग बाद में करेंगे, लेटर पेमेंट किया जाएगा, उसको हम बोल देंगे क्रेडिट परचेज। तो परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट इज मेड लेटर, बाद में जब हम पेमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज। और जो पार्टी मेरे अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी, यानी जिसको पेमेंट हमें करना रहेगा, वो क्या होता है बेटा, क्रेडिटर्स। इसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। डन। आगे चलते हैं, उसी तरीके से मेरा क्रेडिट सेल हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हम यानी कस्टमर को हमने गुड्स सेल किया, बट जब पैसा लेंगे वो कब लेंगे, बाद में लेंगे। यहाँ पे हमने सप्लायर से गुड्स खरीदा है, और जो पैसे देंगे वो बाद में देंगे, ऐसे लोगों को क्रेडिटर बोलते हैं। और जब हम कस्टमर की बात करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा डेटर, इसको बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि आप समझ रहे हो, डिस्काउंट ऐसा वर्ड है जिसको कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, उसी को हम बोल देंगे डिस्काउंट। और सपोज कर लो इनवॉइस आपका 1000 का है, और हमने 100 रुपीज आपका माइनस कर दिया, तो पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 900। तो ये जो हमने 100 रुपीज माइनस किया, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, डिस्काउंट बोल दूंगा। ठीक है, बहुत बार जो है स्टॉक क्लियर करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट जैसा ऑफर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या होता है बेटा, इसी का ही पार्ट होता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, डेटर। डेटर वो आदमी होता है जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है। ठीक है, इनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलने हैं। अगर मान लो पैसे नहीं मिल पाया, ऐसा पैसा जो हमें नहीं मिल पाया, तो हम उसको बोल देंगे बैड डेप्ट। क्या लिखा है, पढ़ते हैं यहाँ पे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर यानी कि डेटर, दैट आर अनलाइकली टू बी रिसीव्ड, जिसके मिलने की उम्मीद कम है या नहीं मिला, उसको हम बोलेंगे बैड डेप्ट। ठीक है, ऐसा कस्टमर जो हमें फ्यूचर में पैसा देने वाला था बट अभी पे नहीं कर रहा है। तो ये इमोजी देखो सैड वाला बना हुआ है, इसका मतलब हमें कि ये बैड हो गया, यानी ऐसा डेप्ट जो बैड डिक्लेयर हो गया या बैड हो गया, पैसे अब हमें नहीं मिलेंगे इसके अगेंस्ट में, तो इसको बोलते हैं बैड डेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आता है प्रोविजन। प्रोविजन को आप इस तरीके से समझ लो, इट वर्क एज अ कुशन। ठीक है, आपको मालूम है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आपको क्लियर है कि फ्यूचर में लॉस होगा, लायबिलिटी जनरेट होगी, तो उसके लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हो, यानी कि प्रोविजन बना के चलते हो। क्या लिखा है, अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। आपको मालूम है कि लायबिलिटी होगी, इसकी सर्टेनिटी है कि लायबिलिटी होगी, बट कितने अमाउंट से होगी, कब होगी, ये नहीं मालूम है। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रोविजन में ये तो सर्टेन है सर, लायबिलिटी होगी, लेकिन कब होगी, कब कितने अमाउंट की होगी, इसका टाइमिंग क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं अनसर्टेन। अगर इसका अमाउंट क्लियर हो जाएगा और ये भी मालूम है कि लायबिलिटी है, तो हम उसको लायबिलिटी दिखाएंगे। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर मुझे ये मालूम है कि भाई पेमेंट तो करना है फ्यूचर में, और अमाउंट भी क्लियर है कि भाई इतना अमाउंट हमें पेमेंट करना है, तो मैं उसको एज अ लायबिलिटी शो करूंगा। ठीक है, टाइमिंग डिसाइड करेगा कि इट विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कब पेमेंट करना है इससे डिसाइड होगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगर अमाउंट नहीं क्लियर है, टाइमिंग नहीं क्लियर है, तो हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रोविजन। ये क्लियर है कि मुझे पेमेंट करना है, अगर सर ये भी नहीं क्लियर है कि पेमेंट होगा या नहीं होगा, तो इसको ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कंटीजेंट। ठीक है, जब आपको ये मालूम नहीं है कि भाई आपका पेमेंट होना है नहीं होना है, उस सिचुएशन में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करते, नोट्स में हम लोग इसको दिखा देते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसकी लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लो आपका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए आपको हो भी सकता है लायबिलिटी, नहीं भी हो सकता, तो आप उसको बता सकते हो। फिर आता है लास्ट में मेरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बहुत ही सिंपल सा टर्म है, इसका मतलब वो ईयर जिसमें हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो पीरियड जिसके लिए हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, यानी कि जनरली क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के
31 मार्च। तो इस बीच में जो 12 महीना होता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर या फिनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।